गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं मनीष अग्रवाल क्लियर डाउट्स चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स कवर कर रहे थे क्लास 9 के अंदर, और हमने उसके अंदर लास्ट टॉपिक कवर किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जिसमें अभी और भी सारे तरीके हम लोग सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है। मैंने बस आपको एक बेसिक्स तरीका बताया था कि कैसे कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। बच्चा, आज जो हम लोग मेथड्स करने वाले हैं ना, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो समझिए सिर्फ क्लास 9 की बात नहीं है, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये हर जगह आपके काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशंस को स्टैंडर्डली कैसे लिखते हैं, है ना। तो बच्चा, हम लोग कवर करने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर और आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड मेथड्स। चूँकि आपके सिलेबस में 1 to 18 19 तक ही है, तो पहले मैं आपको 1 से 18 तक का ही बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे आगे, ठीक है, एक और मेथड से। तो देखिए बच्चा, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 14 और 15। चलिए, इधर अगर जगह नहीं बचेगा तो फिर हम लोग आगे कवर करेंगे 16 17 18 और 19। आई होप इधर जगह होगा नहीं, बट हम लोग कवर करेंगे। तो हमें देखना है बेटा कैसे लिखा जाए। तो देखिए, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ जो लास्ट चीज़ मैंने आपको बोली थी। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले KLMN में स्ट्रेंथ क्या थी हमारी, मैक्सिमम 2 8 18 और 32। और SPDF के अंदर स्ट्रेंथ क्या था बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग का 2 6 10 और 14। ये तो आप लोग बिल्कुल याद रखें, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग फिलअप करेंगे। अब करेंगे कैसे, जैसे देखिए इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो लिखने का तरीका होता है, इसको कैसे लिखेंगे, 1s1। अब कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया। देखो बच्चा, ये जो 1 है ना, ये वाला 1 बताएगा बेटा सेल के नंबर को, ठीक है, कि ये किस सेल के अंदर है। और ये जो 1 है ना बेटा, ये बताएगा सब सेल के नंबर को। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि सेल यानी कि जस्ट क्लासरूम, तो किस क्लास के अंदर और किस बेंच पे बैठा है, यानी कि किस सब सेल के अंदर है, ये कौन बताएगा। ये जो एस के ऊपर हमने, चूंकि एस किसके डिनोट होता है, सब सेल का ना। SPDF किसके लिए यूज करते हैं, सब सेल के लिए। तो ऑब्वियसली ये सब सेल का नंबर और ये सेल का नंबर है। तो अब देखो फिलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि 1 के पास तो 1 ही है, तो ऑब्वियसली जब 1 ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो भाई वो तो फर्स्ट बेंच पे, पहले क्लास के पहले बेंच पे ही बैठेगा ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ये फर्स्ट 1 क्या है, फर्स्ट सेल में गया और उसके पहले बेंच पे यानी कि S सब सेल के अंदर बैठा 1 है, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए 2, यहाँ पे देखिए के पास यानी कि फर्स्ट सेल के पास 2 की कैपेसिटी होती है, और फर्स्ट बेंच यानी कि फर्स्ट सब सेल के पास भी 2 की कैपेसिटी होती है। यानी कि अभी भी वो फर्स्ट सेल के अंदर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं। तो हमने यहाँ फिर से क्या लिखा है, 1, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट सब सेल क्या फिल हो गया क्या, तो नहीं सर, सब सेल में भी 2 की कैपेसिटी है, तो सब सेल में भी लिखिए क्या, देखिए 1s और 2। अब देखो बच्चा, हमारे पास फर्स्ट सेल और फर्स्ट सब सेल दोनों की कैपेसिटी फील्ड हो गई है, दोनों भर गया ना, क्योंकि इसकी भी कैपेसिटी 2 है, इसकी भी कैपेसिटी 2 है, तो यहाँ पे दोनों फिलअप हो चुके हैं। फर्स्ट सेल का सेल भी फिल हो गया और सब सेल फिल हो गया। यानी कि अब जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो अगले क्लास में जाएगा। तो जो पहला क्लास फिल हो गया वो तो आपको एज यूजुअल लिखना ही है, यानी कि 3 में ये 1s2 तो होगा ही, क्योंकि पहले क्लासरूम में तो फिल होगा ही। मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए कि जब तक कितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहे वो स्टार्टअप हमेशा पहले सेल से ही करेगा। तो पहला सेल फिलअप हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, अगले क्लासरूम में ना, यानी कि अगले सेल में जाएगा। तो अगला सेल क्या होगा, सेकेंड L वाला सेल। तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, 2। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है ना वो कहाँ जाएगा, सेकेंड में। अब सेकेंड सेल के फर्स्ट सब सेल में जाएगा ना, यानी कि सेकेंड सेल में फर्स्ट सब सेल क्या था, S, तो फिर से वो पहले बेंच पे ही बैठेगा। तो क्या लिखोगे, 2s, और 2 तो हो चुके हैं, तो कितना बचा, 1, 2s1। क्या लिखेंगे, 1s2 2s1। क्यों, अब देखो 2 और 1 3 हो गया,
सेम एज 4 देखिए, तो ये 1s2 तो रहेगा ही, पहला सब सेल के अंदर गया 1s2। अब देखिए सेकेंड जो L है उसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चा, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह सकते हैं। यानी कि ये नंबर्स सेकेंड सेल को हम लोग कब तक करेंगे, सेकेंड सेल को 8 तक, लेकिन सेकेंड सेल में जब पहला सब सेल हमने लिखा है S, उसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चे, 2 ना, तो ये 1 तक तो फिल कर लिया था, 2s2, यानी कि ये सेकेंड क्लासरूम का भी पहला बेंच पहला सब सेल फिल हो गया। ठीक है, तो जब हम 5 का लिखेंगे तो देखो 1s2, ये सेम 2s2 यहाँ तक तो आएगा बच्चा, यहाँ तक तो सेम आएगा, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने हैं। और देखिए ये एस सेल तो फिल हो गया, चूंकि एस की कैपेसिटी 2 ही है, तब वो कहाँ जाएगा, अगले सब सेल में ना, और अगला सब सेल क्या है बेटा, पी, और पी कहाँ तक हो सकता है, 6 तक, तो 6 तक ये सेम चलेगा, तो क्या लिखेंगे 2p1। अब देखिए यहाँ तक के बाद ना आप कॉमन चलेगा, चूंकि 6 में है तो p कहाँ तक फिल कर सकता है, p की कैपेसिटी कहाँ होती है, 6 तक, तो इसी तरीके से आप सेम नंबर को 6 तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, देखो 1s2 सेम 2s2, और ये क्या आ जाएगा 2p2 सेम एज 1s2 2s2, और ये क्या हो जाएगा 2p3, ऐसे ऑन चलते रहिए बच्चा, है ना। हेड का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, है ना। ये सोन फिर से लिखिए, 2p5 भी सेम होगा, ये सेम 2p6, यानी कि 10 तक का कॉन्फ़िगरेशन हमने कितनी आसानी से लिख लिया। अब देखो बच्चा p6, यानी कि सेकेंड सेल आप चेक करो, देखो सेकेंड में यानी कि इससे पहले क्या आएगा 2s2 आएगा ना, तो सेकेंड सेल में 2 में 8 रह सकते हैं, तो 2 और 6 8 हो गया, और p की कैपेसिटी भी फिल हो गई, यानी कि हमारा अब सेकेंड क्लास भी फिल हो गया, सेकेंड सेल भी फिल हो गया। यानी कि अब जो 11th में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ जाएगा, थर्ड क्लास में। यानी कि अब ये कैसे लिखोगे, देखो 1s2 यहाँ तक तो सेम आएगा, 2s2 2p6, अब सेकेंड क्लास फिल हो गया, यानी कि थर्ड सेल अब जाएगा वो m में, और थर्ड सेल की कैपेसिटी कितनी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, 18 इलेक्ट्रॉन्स की, तो चलिए 3, और फिर थर्ड क्लास में गया तो कहाँ जाएगा, पहले बेंच पे, यानी कि एस सब सेल में ना, तो 3s1। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए सेम उसी तरीके से अब आगे बढ़िए, सेकेंड एस की कैपेसिटी 2 होगी ना, तो 2s2 2p6 3s2। अब देखिए थर्ड क्लास में फिर से सब सेल एस सब सेल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, तो 2 तो ऑलरेडी फिल हो गया बेटा, तो 2 के आगे फिर वो कहाँ जाएगा, 3 के थर्ड के p सब सेल में। ओके, यानी कि अगला क्या लिखेंगे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। अब फिर जैसे इसमें आपने किया था ना p6 तक, तो 6 तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि आगे क्या हो जाएगा 3s2 3p2 s1 3p3। देखो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 3p4 3p5 3p6, ठीक है, 3p6 तक ये चलेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कॉन्फ़िगरेशंस लिखने का। एक्चुअली हमने वहाँ पे जो 2-8 लिखा था वो कोई तरीका नहीं होता है, फिल अप इसी तरीके से किया जाता है 1s2 2s2। जब आप देखोगे किसी भी बुक्स में हो तो आपको यही तरीका मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। कैसे लिखना है शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने ये जब पहला वाला लिखा था, ये लिखा था किसके लिए बच्चा, सेल के लिए, और इस SPDF तो आपको सब सेल होता ही है। और बस आपको ध्यान क्या रखना है, उसके इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम फिलिंग, के स्ट्रेंथ देखिए, एल के और सब सेल का, और सब सेल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखिए, और उसको फिलअप करते हुए चलना है। तो एक बार 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ये जो ठीक है, तो आप आसानी से लिख पाओगे। अब देखिए ये जो मेथड्स हमने अभी किया है ना, इस मेथड से हम लोग 180 एलिमेंट्स की वैलेंसी नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली इसमें आगे ना कुछ एरर्स आई, इसलिए इस मेथड्स को उसके आगे कंटिन्यू नहीं किया गया 18-19 के बाद, कई सारे एक्सेप्शन है। तो इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड आया जिसको हम लोग बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ सर ने एक प्रिंसिपल दिया कि उसके आधार पे आप कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए। इसमें जो दिक्कत आ रही है और बहुत हद तक वो मेथड काम आया। हाँ, उस मेथड्स में भी कुछ कमियां आई, इसीलिए हम लोग 11th-12th में उस मेथड्स के आगे भी पढ़ेंगे, क्वांटम मेथड्स आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, बट 9th और 10th तक के लिए अबाउ प्रिंसिपल सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। उसके बीच में 1 या 2 एक्सेप्शंस आएंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, लाइक क्रोमियम और कॉपर जो 24 और 29 होता है, वो आपके एक्सेप्शंस होते हैं।
अदरवाइज ये रूल्स सब पे अप्लाई हो जाता है अबाउ प्रिंसिपल्स का। तब आप कहोगे सर ये अबाउ प्रिंसिपल क्या है। हम फिर से कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे बट एक मेथड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं अगला मेथड फिर से अबाउ प्रिंसिपल क्या है। देखिए ये जो एक फिगर्स आपको सामने में दिख रहा है ना, ये मेथड है बेटा जिसको बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। ये क्या है? अबाउ प्रिंसिपल। ये मेथड्स दिया था अबाउ सर ने, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। ठीक, अब कहोगे सर ये फिगर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लिखना कैसे है। अभी हमने देखा 1s 2s 2p, ये तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट सेल, सब सेल, सेकेंड सेल। तो किस ऑर्डर में सजाया गया यहाँ पे देखिए, इसको ऑर्डर में सजाया कैसे गया बेटा। ये 1s यानी कि सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, ये कैसे बनाया गया है मैं इसको आपको यहाँ रफली बना के दिखाता हूँ और फिर आपको फिगर समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करो, पहले सेल में गया, आप ऑर्डर में देखो, पहले स्टार्टिंग करो 1s के बाद क्या लिखेंगे बेटा, पहले 1 फिर 2 लिखिए, 2s 2p है ना, 2 लिख दिया, sp फिर spd आता है ना, हमारा क्या था sp d और f, उसी ऑर्डर में चला है। 1s में लिखा, फिर सेकेंड सेल में sp, थर्ड में लिखिए देखिए 3s 3p 3d, 3 लिखिए, और 4 में 4 लिखिए, 4s 4p 4d f तक जाइए 4f। अब देखिए 5 में ना बस एक चीज़ याद रखिएगा, 4 और 5 में सेल चेंज नहीं करने, उसमें भी, इसमें भी 4 है उसमें भी 4 रखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे 5s 5p 5d और 5f, यहाँ तक लिख दिए। अब जैसे यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले थे ना, अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलिए, यानी कि जैसे 4 से फिर अब 3 पे आएंगे, यानी कि 6s 6p 6d और 7s 7p। अब 8s पे आपको जाने की जरूरत नहीं, अब चाहो तो जा भी सकते हैं बट यहीं तक लेके चलते हैं 7s 7p तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, इनको ना तिरछा सीधा स्केल पकड़िए और तिरछा काटिए, सीधा लाइन देखिए ऐसे, ठीक है, और जैसे कटेगा वैसे काटिए, बिल्कुल तिरछा नहीं करना है। जैसे ये क्रॉस करेगा ना वैसे आपको काटना है, देख रहे हैं कैसे। देखिए हमने क्या किया है, बस सीधा लाइन खींचा है, काट दिए, हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमने एरो बनाया है ऐसे। बोले कि सर ये क्या कर रहे हो भाई, ये तीर वीर क्या बना रहे हो, यहाँ पे तीर वीर बना हुआ है ना। अब ये तीर क्यों बना है, अब बताओ मुझे। बचपन में हम लोग बहुत तीर चलाते हैं, तो तीर हम लोग कैसे चलाते हैं ना, ऊपर का हिस्सा, ये जो नुकीला हिस्सा है ना वो हमेशा ऊपर की ओर रहता है, नीचे से पकड़ के मारते हैं ना, यानी कि जो बो है नीचे का हिस्सा है ना वहाँ से छोड़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी तीर चलाना है। हम जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग किस साइड से करेंगे, नीचे की ओर से, यानी कि टेल टू हेड, नीचे से पहले की ओर। हमको क्या देखना है, रास्ता कहाँ से बनाना है बेटा, टेल टू हेड बनाना है, यानी कि मुझे लिखना है इस तरीके से इसका ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ये तीर चलाना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करिएगा। हमने कैसे किया है, पहले 1s 2s 2p ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा 4 5 तक, और फिर डिक्रीज कर दिया 7s 7p तक। फिर हमने उल्टा एरो बनाया है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो ये ऑर्डर कैसे लिखेंगे, है ना, मैं ऑर्डर लिखाना सिखाता हूँ आपको। काउंटिंग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये 1s है, उल्टा आया हुआ है तो 1s, ठीक है, 2s, उसके बाद तो 2s है तो 2s। अब देखो 3s पे नहीं आना है, उल्टा तीर, यानी कि मैंने क्या बोला था कि नीचे की ओर से तीर का निचला हिस्सा देखिए कहाँ है, तो 2s के बाद वो कहाँ जाएगा, 2p, 3s है ना, 2p 3s, उल्टा चलना है, तो 2p 3s, फिर एरो नहीं पीछे के साइड से, तो इधर क्या है बेटा 3p है, तो 3p 4s, फिर यहाँ पे देखो क्या है 3d 4p 5s। बात समझ में आ रही है ना बेटा, 3d 4p। अब इधर क्या देखो 4d 5p, ये क्या है 6s, तो 6s। फिर इधर क्या है बेटा 4f 5d 6p 7s, फिर इधर क्या है 5f 6d और 7p। ये है ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल, और इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने हैं। तो बोलो सर ये क्या ऑर्डर अलग है क्या, तो ठीक से देखिए यहाँ पे ऑर्डर को।
1s के बाद, अच्छा जनरली हमारा ऑर्डर क्या है, s के बाद p आता है, p के बाद d, d के बाद f आना चाहिए ना। यहाँ देखिए 1s 2s pp 2s 2p ठीक है, 3s 3p यहाँ तक ठीक है, लेकिन p के बाद d आना चाहिए था ना। लेकिन देखिए यहाँ पे 3p के बाद क्या आ गया बेटा, 4s आ गया है ना। फिर 3d आया है, फिर 4p आया, फिर 5s आया, देखो पूरा ऑर्डर गड़बड़ हो गया ना। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल्स गलत हो गया था, इसीलिए बाद में अबाव प्रिंसिपल आया। और अब आपको अगर 20-19 से ज़्यादा संख्या को फिलअप करना होगा ना, तो आप लोग इसी प्रिंसिपल का यूज करोगे। ये हमने ऑर्डर लिखा है, अब आपको स्ट्रेंथ पुट करनी, तो स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा मैक्सिमम, मैं आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एस में कितने रहते हैं, तो देखो 2, तो 2 डालिए। फिर एस में कितने 2, जैसे आएगा। पी में कितने रह सकते हैं 6, 3s में 2, पी में 6, एस में 2, डी में कितने रह सकते हैं बेटा 10, पी में 6, एस में 2। तो जब आप लिखेंगे ना, तो जो एस पी डी एफ का फाइनल स्ट्रेंथ है ना, वो इसमें आप फिल करते हुए चल जाओगे। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। यहाँ तक हो गया ना। अब जैसे देखिए, चलिए इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको समझिए 25 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है बेटा 25, मैं 20 से आगे करके दिखाता हूँ। कहोगे सर अभी तक तो 18 तक ही कराया, तो चलो पहले 18 एक नीचे का कर लेते हैं। मान लो आपको 16 का करना है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 16 का लिखना है, तो सबसे पहले ऑर्डर क्या देखिए यहाँ पे, ये आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बस आपको इससे काम है। तो आप पहले ऑर्डर में क्या है बेटा, देखो 1s, फिर क्या है 2s, तो लिखते चलो यहाँ से देख के 2p और 3s। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इस इलेक्ट्रॉन्स को डाल के चेक कर लीजिए कि टोटल पूरा हुआ कि नहीं। तो देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो 2, फिर s में 2, 2, p में 6, तो देखो 2, 2, 4, 6, 10, s में कितने रह सकते हैं 2, 12। लेकिन आपको 16 लिखना है, यानी कि s के आगे बढ़िए, तो 3p। अब 3p में कितना डालेंगे बेटा 6, नहीं, पहले आप देखिए बाकी कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, यानी कि 4 ही की जरूरत है ना, तो 3p 4। बस देखो कितना आसान है, हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हो, किससे, अबाव प्रिंसिपल के आधार पे। अब 25 का लिख के देखिए, सेम है, देखिए 1s 2s, फिर क्या है 2p, फिर क्या है बेटा 3s, फिर से क्या है 3p, उसके बाद क्या है 4s, और फिर क्या है 3d। अब चेक करते हैं, s के ऊपर 2, फिर s के ऊपर 2, 2, 2, 4, p के ऊपर 6, 6, 10, s के ऊपर 2, 12, p का स्ट्रेंथ कितना बेटा 6, 18, s का 2, 20, और d का 5। d पे 10 रह सकता है ना, लेकिन हमको 5 की जरूरत थी, तो देखो 25 हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, 25 का। तो एज सो ऑन आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। बस जो एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में तो अपवाद होता है बेटा, वो रूल्स फॉलो नहीं करता। तो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया, देखो एक्सेप्शंस है बेटा, एक एक्सेप्शन है आपका 24 और एक एक्सेप्शन है 29, कॉपर और क्रोमियम, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। देखिए 24 का कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप अबाव से लिखे तो होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए 1s 2s 2p 3s, देखो 2, s के ऊपर 2, p के ऊपर 6, 12, कितना होगा 2, 2, 4, 4, 10, 2, 12, फिर 3p पे कितना 6, 18, 4s पे 2, 20, और 3d के ऊपर कितना आएगा 4। लेकिन देखो चूंकि हमारा ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी का रूल होता है, और देखो 4, ये जो ना डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहे तो फुलफिल्ड हो जाएगा, और इसके पास देखो 4 है, तो अगर 10 का ना अगर 5 होता है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, और हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी भी हाफ हो जाती है। तो ये क्या करता है, जब 4 पे पहुंचता है तो बोलता है भैया मुझे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं एक कहीं से ला के दो। तो वो एक क्या करता है ना, वो एस वाले से उधार ले लेता है, बगल वाले से, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, इसका क्या हो जाता है बेटा, इसका ऐसे हो जाता है। बाकी तो सेम होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये 4s2 के मतलब एक वो दे देगा तो क्या हो जाएगा 4s1, और ये एक ले लेता है तो हो जाएगा 3d5, ठीक है। ये होता है बेटा आपका कॉपर का, ठीक है ना। तो ये कॉपर का होता है 3d5, और इस तरीके से इसकी बैलेंसी लिखोगे। सेम एज 29 का भी लिखोगे, 29 में भी क्या हो जाता है बेटा, 29 का भी हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 और 4s2 3d8 ना हो गया 4s1 3d10 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 24 और 29 जो है ना ये हमारे एक्सेप्शंस है। और चूंकि एक्सेप्शंस से जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जहाँ बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसको तो याद कर जाइए। और बाकी अबाव प्रिंसिपल से अगर 20 के अंदर आता है तो आप सिंपल से भी लिख सकते हैं, अगर 20 के ऊपर से लिखना हो तो अबाव प्रिंसिपल का यूज करिए। ऑब्वियसली कम या ज़्यादा अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो मज़ा आने लग जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि इसका यूज करें और इसको बना दे। तो मज़ा आ रहा बच्चा? अब देखिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कितने मेथड से सीख लिया? 4 मेथड से। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इतना कर लिया ना तो आपको 9, 10, 11, 12 में वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि इसी से हम लोग वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। ठीक है ना? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ से भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता हूँ। अब देखो हम बोलोगे कि सर इस मेथड से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो किसी एक की हम लोग लिख के देखते हैं, या मैं आपको अगर इससे पीछे लेके चलूँ, देखिए यहाँ पे मुझे सपोज इस मेथड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, तो जैसे मान लो मुझे आपसे पूछा कि सर 6 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था कि वो नंबर जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में घूमता है। अब देखो बच्चे कहाँ गलती करते हैं ना, ये जो हमने लिखा है sp बेटा ये सब सेल है, सेल ध्यान देना है। और सेल कौन सा नंबर डिनोट कौन सा कर रहा है, ये 2 जो लिखा हुआ है 2, 1, 2 सब जो है ना ये सेल के नंबर को बताते हैं, तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज आपको 6 में है तो देखो यहाँ पे 2s2 2p2, तो बताओ सबसे लास्ट सेल कौन सा है? तो बच्चे क्या कहेंगे सर 2p2 2 नहीं, सेकेंड ये p सब सेल है बेटा, हमको देखना है क्या सेल, तो सेल तो सेकेंड दोनों है ना, एस रहे चाहे पी रहे, है तो सेकेंड क्लास के अंदर ही ना, तो हमको क्लास देखना है। तो देखो सेकेंड क्लास में 2 और 2 4 टोटल, यानी कि सेकेंड सेल में 2 इधर और पी इधर, यानी कि टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो इसके पास यानी कि 6 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो 2 सेकेंड क्लास के अंदर ही है ना, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे आप, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सेम है, मान लो आपको 30 का निकालना है, 13 का, तो देखो क्या होगा, इसमें लास्ट सेल कौन सा है बेटा 2s2 3s2 3p1, तो थर्ड वाला लास्ट क्लास है ना पूरा, तो देखो 2 और 1 3, यानी कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। तो याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, सब सेल के नंबर को नहीं, थर्ड यानी कि सेल के नंबर को देखना है। तो 1 2 3 4, इसमें देखिए सबसे लास्ट कौन सा है, और जो सबसे लास्ट वाला होगा 4 हो 3 हो, उसके नंबर को, इलेक्ट्रॉन के नंबर को काउंट कर लीजिए और वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और तब इस वैलेंस के इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे वैलेंसी। तो इसके बाद अगर इतना आपने सीख लिया, कॉन्फ़िगरेशंस निकालना सीख लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, तब बेटा हम लोग अब आगे क्या सीखेंगे वैलेंसी निकालना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वैलेंसी की। देखो बच्चा वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी जो बेटा वर्ड है ना, वैलेंसी बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी को। क्या बोलते हैं बेटा, देखो क्या लिखा है हमने, एवरी एलिमेंट हैज अ डिफिनिट कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट डिटरमाइंस द एटॉमिसिटी। एक्चुअली वही एटॉमिसिटी ना रिस्पॉन्सिबल होती है वैलेंसी की। तो सर ये कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए कंबाइन मतलब क्या होता है जुड़ना, कैपेसिटी मतलब क्षमता, यानी कि जिसके कारण एटम्स ना या एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, उसी के कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा वैलेंसी। और ऑब्वियसली जितने एलिमेंट्स होते हैं रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी, और इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी के आधार पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, कॉम्बिनेशन करता है ना। ठीक है, तो करता कैसे है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ए और बी है, अब ये और बी देखिए जुड़ा और एक प्रोडक्ट बनाया है ना, ए और बी कंबाइन हुआ प्रोडक्ट, और यही जो बनाना इसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। इस तरह से जो कोई एलिमेंट्स आपस में मिलता है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, हमने क्या देखा, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जितने एलिमेंट्स है ना वो या तो डुप्लेट करते हैं बेटा, डुप्लेट का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या पूरा करते हैं ऑक्टेट। अब डुप्लेट किसे किसे मैंने आपको बताया था, याद होगा, हाइड्रोजन और हीलियम, जैसे एज इन द केस ऑफ हीलियम, क्योंकि इसके पास यहाँ पे देखिए हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ठीक है, तो
यहाँ पे चूंकि 2 ही है तो वो अगर 2 है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबल स्टेट में। या अगर 2 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना, तब जाके वो स्टेबल होगा। जो हमने नियोन गैस की प्रोबेबिलिटी देखी, तो या तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नियोन, यहाँ पे 8 है, तो ये फिर क्या है, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है या तो डबलेट, डुबलेट या फिर ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। और जो नहीं होते हैं स्टेबल, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को या तो देते हैं, लेते हैं या शेयरिंग करते हैं, उसी के कारण उसको वैलेंसी बोलते हैं बेटा। ठीक है, दिस डे बाय डोनेटिंग, एक्सेप्टिंग और शेयरिंग ऑफ द आउटरमोस्ट विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि या तो वो लेंगे, डोनेट करेंगे या फिर शेयर करेंगे, जिसके कारण वो बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सारी कहानी क्यों है बेटा? स्टेबिलिटी के कारण। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको हम लोग बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बॉन्डिंग के कारण। तो कुछ वैलेंसीज देखते हैं। देखिए, जैसे आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। ठीक है, तो इसकी अगर कॉन्फिगरेशंस की बात करोगे तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 281, 11 है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर बेसिक तरीके से लिखे तो क्या लिखेंगे, 281, क्योंकि 2 स्टेबल 8 स्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको अगर वापस 8 पूरा करना है तो भैया 7 चाहिए, तो 7 कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो उससे अच्छा है कि भैया ये एक को ना डोनेट कर दो, तो ये एक किसी को अगर दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास जो ये 1 है ना एक्स्ट्रा, ये डोनेट करता है और कहीं ना कहीं आयंस फॉर्म करेगा इसके कारण। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा? देखो यहाँ पे ये 8 होगी, तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो बिल्कुल आप कहोगे सर ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 कोई देगा नहीं, तो क्या करता है ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट देता है, क्योंकि आसान है कि भैया वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और लूज करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि उसके पास 8 बचेंगे, और 8 क्या होंगे, नोबल गैस, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन जो नियोन का होता है। इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, 1। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया ना एक्स्ट्रा वाला, डोनेट कर दिया 1। तो इसके लिए ना एक फार्मूला बताता हूँ। ये तो आप ऐसे कहोगे इसका मतलब सर जो देता और लेता है क्या उसी के आधार पर वैलेंसी होती है क्या? बिल्कुल, लेकिन इसको आप लोग एक तरीके से भी याद रख सकते हो। तो इतना ही बात समझ में आ गई। यानी कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, देखो ये n डोनेट करेगा ना 281, इसको डोनेट करेगा तो बचेगा क्या 28, और ये 28 किसका होता है, नियोन का। नियोन का 10 होता है ना, तो ये भी टोटल 10 हो गया। इसीलिए सोडियम डोनेट करने के बाद क्या बनता है बेटा, सोडियम आयन Na+। ये प्लस साइन क्यों दिया हमने, ये प्लस साइन ये बता रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, सोडियम आयन बनाया है। ठीक है, और यही 1 जो है इसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी के केस में होता क्या है, एक जनरल हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा। क्या? देखिए, अगर वैलेंसी जनरली हम किसका निकालेंगे, या तो मेटल का, है ना, या फिर नॉन मेटल का। एलिमेंट्स जनरली यही तो होते हैं ना, मेटलॉइड्स तो खैर इनका कॉम्बिनेशन है, या तो मेटल या नॉन मेटल्स का। तो सिंपल सा तरीका हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्योंकि अब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। तो अगर इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 2 and 3, यदि किसी एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 हो, ठीक है, तो जो वैलेंसी होती है ना वो सेम होती है, वैलेंसी इज सेम। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप एक और चीज़ पता कर सकते हो कि मेटल है कि नॉन मेटल है। इन जनरल ये जिसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 होगी ना, तो बेटा क्या होगा, मेटल। जनरली क्या होता है, मेटल। अब 1-2 एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो सामान्यतः वो मेटल ही होता है। तो याद रखिए, यानी कि हमने क्या समझ में आया कि मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 1, 2 और 3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेम। यानी कि अगर जैसे सोडियम का हमने देखा था ना, सोडियम का कितना आया था, देखो 281, तो लास्ट में कितना है, 1 है ना, यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी बेटा, वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। मैं आपका 2-4 अभी और निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, 6 and 7, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 थी तो मेटल हो गया। अगर 5, 6, 7 हो तो इन जनरल वो होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, क्या होंगे बेटा, नॉन मेटल।
और इस केस में जो वैलेंसी होगी वो सेम नहीं होगी, वो क्या होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि उसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 में से जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया ना उसको माइनस कर दो तो उसकी वैलेंसी हम निकाल पाएंगे। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ये क्लियर होगा कि वैलेंसी कैसे निकाली गई है। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ। जैसे देखिए, एक कभी हमने एग्जांपल देखा था सोडियम का, सेम एज सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है देखिए 17, ठीक है। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा बेटा, 2, 8, 10 एंड 7। अगर जनरल मेथड से मैं लिखूँ तो आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हो 1s2 2s2 वाले मेथड से भी। अब देखो इसके पास 7, ये 7 क्या है, आउटर मोस्ट सेल में यही है ना, ये 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन मात्र चाहिए। जैसे ही एक मिलेगा तो ये हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा तो हो जाएगा स्टेबल। तो ये भैया किसी से न किसी से कहेगा भैया एक मुझे दे दो ताकि मैं 8 पूरा कर लूँ, तो चलो वो तो दे देगा लेकिन यहाँ पे हम वो देना लेना तो ठीक है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में किसका होता है, नॉन मेटल। देखो क्लोरीन नॉन मेटल भी होता है। और उस केस में हम क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। ये हो गई इसकी वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक्चुअली ये -1 होगा क्योंकि वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। तो इस केस में वैलेंसी क्या होगी -1, ठीक है। लेकिन हम लोग माइनस प्लस आगे क्लास में समझेंगे, यहाँ पे बस आप 1 याद रखिए। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा 1। देखो कितनी आसानी से हम लोग वैलेंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सपोज किसी के पास एटॉमिक नंबर किसी का 20 हो, तो देखो इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 2। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, ये लास्ट वाला है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2। तो बताओ वैलेंसी कितनी होगी, कहोगे सर 1, 2, 3 की तो सेम होती है, तो वैलेंसी भी हो जाएगी 2। तो आप लोग बहुत ही आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके वैलेंसी निकाल सकते हो। तो बिल्कुल जितने भी दिए हैं ना 1 से 19 तक की सबकी प्रैक्टिस कर जाइए, वैलेंसी निकालिए, मज़ा भी आएगा और आसानी से आप बना पाओगे। और भी कुछ एग्जांपल्स देखिए आपको। क्लोरीन का मैंने आपको बताया 287 सेम है, देखिए आउटर बस पे 7 था तो इसका क्या हो जाएगा 1। अब देखिए चूंकि मेटल्स में आपने देखा था वो लूज कर रहा था, इसीलिए जनरली मेटल्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं पॉजिटिव, क्योंकि टेंड टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था ना अभी सोडियम में, किसमें क्या था 2, 8, 1, ये 1 को डोनेट कर दिया था ना, तो इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तभी तो डोनेट करेगा। तो जो डोनेट कर देता है ना, उस गिव अवे करता है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो लेता है, जैसे क्लोरीन ने 1 लिया था तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। इन जनरल जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट से उसका हमने लिखा है, जैसे लिथियम है। देखिए लिथियम का सिंबल्स, इसकी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की 1 होती है, पोटेशियम। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको आप खुद से निकालिए और देखिए क्या होती है। तो मैंने आपको इसी तरह से टेबल बना के दिया है, तो यहाँ से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकालिए मेटल और नॉन मेटल का वैलेंसी, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ से चार्ट देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मेन है कि आपको याद करना है। तो आज हमने वैलेंसी निकालना भी सीख लिया। अब इसके आगे बेटा अगले क्लास में हम लोग आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट आज के लिए इतना ही है, तो फिर से मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।